पिछली क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार प्रारंभ किए थे, जिसमें कि मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि लोगों को अधिकार मिलना कब से प्रारंभ हुआ तथा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा किए थे कि भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में रखा गया है, मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 7 में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो अभी 6 मौलिक अधिकार बचे और एक एक करके मैंने आप लोग को लिखवाया था। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। फिर अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और भी मैं आगे आप लोग को बताया था, लेकिन मुख्य रूप से आज ये 2 अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार के बारे में मैं आप लोग को बताया था, और मौलिक अधिकार का अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर राज्य या किसी भी एक लोग आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन करता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 और 226 में यही प्रावधान ही किया गया है, यही लिखा गया है कि मौलिक अधिकार के हनन होने पे आप 32 में सर्वोच्च न्यायालय, 226 में उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद एक एक करके। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, लेकिन बात आती है कि यहाँ 12 से 35 और यहाँ हम बात कर रहे हैं समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 कहाँ गया? तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुसार राज्य हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय से तात्पर्य जो लोग पंचायत में रहते हैं, वहाँ पंचायत के लोग, मुखिया, सरपंच, ये सब लोग वगैरह आ जाते हैं। और एक अन्य आते हैं अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी कहने का तात्पर्य वैसे लोग जिनको विधिक शक्ति प्राप्त है कि जो विधि बना सकते हैं। अगर उन्होंने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया हो तो आप उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, जो आपके बजट के हिसाब से ठीक लगे। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय जाने में सक्षम हैं तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगे कि नहीं आप उच्च न्यायालय में ही जा सकते हैं तो 226 के तहत वहाँ जा सकते हैं। किसी और भी प्रकार के मामला में पहले होता है कि आप उच्च न्यायालय जाइए, यहाँ से असंतुष्ट होने के बाद ही आप यहाँ जाइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के हनन होने पे आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 में मैंने आप लोग को बता दिया कि राज्य, संविधान के अनुसार राज्य कौन कौन है। उसके बाद आती है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकार का हनन करेगी
तो वो अपने आप शून्य हो जाएगी। संसद को विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है। तो संसद अगर कोई भी विधि बनाती है जिससे कि किसी का मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहा है तो वो विधि ही समाप्त हो जाएगी। अब बात आते हैं हम अपना अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में चीज लिखा गया है कि राज्य, यही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकारी, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समता तथा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वंचित नहीं करेगा। उसको समझाने से पहले एक चीज, इस बार ही बीपीएससी जो एग्जाम लिया था उसमें ये चीज पूछा गया था कि विधियों के समझ क्षमता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है तथा विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका। तो विधियों के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समझ क्षमता ब्रिटेन के संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब बात आती है कि विधि के समझ क्षमता, इसका अर्थ क्या है। विधि मतलब कानून सभी के लिए समान होगा तथा सभी को एक ही प्रकार का संरक्षण प्राप्त होगा। अगर कोई भी कानून बना है तो वो सभी लोगों के लिए एक ही कानून रहेगा, चाहे कोई भी लोग रहें। ये इसका तात्पर्य है कि अगर एक ही अपराध के लिए मुझे 2 साल की सज़ा मिल रही है तो उसी अपराध के लिए आप हों या भारत का कोई अन्य नागरिक हो, सभी को विधि के सामने एक ही प्रकार की व्यवहार किया जाएगा विधि के सामने। तो विधियों के समझ क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, सभी के लिए एक ही विधि लागू होगा। हालांकि इसका एक अपवाद है, आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ दिया करता है। अपवाद जो है ये अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 361 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। हाँ, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये एक अपवाद आ जाता है अनुच्छेद 14 का। अनुच्छेद 361 में ये बातें कही गई है। अनुच्छेद 14 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर किया कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है और आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट के माध्यम से या लाइक के माध्यम से आप लोग बताते हैं तो आप लोग के लिए और इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोग को देने की कोशिश करूंगा। आप खोज लीजिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग को, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, बहुत ही कम बुक में ये सारी चीज़ आप लोग को मिलती होगी। तो खैर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अनुच्छेद 15, इसमें कहा गया है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान,
ये 5 चीज़ें याद रखिएगा, 5 चीज़ें, क्योंकि आगे एक समय आने वाला है, इसी में आपको एक 6 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यही याद रखिएगा 5 चीज़: धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी से अलग व्यवहार नहीं करेगी। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी मनुष्य से भेदभाव नहीं करेगी। ये चीज़ें हो गई अनुच्छेद 15। अब आती है अनुच्छेद 16। बहुत सिंपल है अनुच्छेद 15, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव किसी पे नहीं होगा, ये चीज़ है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समानता के अवसर। लोक नियोजन में समानता का अवसर। कहने का तात्पर्य, सरकार किसी भी प्रकार की नियोजन कर रही है, नौकरियां निकाल रही है, वैकेंसी निकाल रही है, कहने का तात्पर्य, तो उसमें सभी के लिए समान अवसर होगा, उसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से आपके साथ भेदभाव हो रही है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अब कोई लोग ये ना कहने लगे कि आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण प्राप्त है, तो ये नहीं कि हमें आरक्षण जनरल लोग कहें मुझे आरक्षण नहीं मिल रहा है और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को आरक्षण मिल रहा है, तो वो नहीं जा सकते हैं। आरक्षण का भी प्रावधान संविधान में ही है। एक अलग टॉपिक आरक्षण मैं आप लोग को वहाँ बताऊँगा। अब ये आप लोग ने कहने लगे कि लोक नियोजन में यहाँ समानता का अवसर है, तो फिर वो लोग को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? आरक्षण का प्रावधान भी संविधान में ही है, उसकी भी चर्चा मैं आप लोग को करूँगा। तो अनुच्छेद 16 हो गया। अब बात आती है अनुच्छेद 17। इसे समझिए, छुआछूत का अंत। जी हाँ, आप किसी के साथ अगर छुआछूत करते हैं तो आपके खिलाफ न्यायालय भी जा सकता है, ये प्रावधान है। पहले बहुत प्रकार की, एक तरह से समझिए तो कुछ कुरीतियाँ थी समाज में, इसे की दूर किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में भी समझिए एक कुरीतियाँ क्यों ही दूर किया गया है समाज में, जो छुआछूत था। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी लोग के साथ छुआछूत नहीं होगा। 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, बात आती है उपाधि। इसे एक उपाधि है राजा की, जिनका मूल नाम था राम मोहन राय। जी, राजा राम मोहन राय, जो कि आप नाम सुनते हैं, उनका मूल नाम था राम मोहन राय। तो अगर कोई लोग जानते हैं तो ये बताने की कोशिश कीजिए कमेंट के माध्यम से कि राजा राम मोहन राय को, अर्थात राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया और कब दिया। इसके साथ साथ एक चीज और आप लोग बताइएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, ये भी समझिए। महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया गया था राष्ट्रपिता की, तो ये उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया, ये दो चीज आप बताइएगा। और ये आप लोग के लिए 3 प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान संविधान में किस अनुच्छेद में है, और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया। उसके बाद 14 से 18, समता या समानता का अधिकार। ये सारी चीजें 14, 15, 16, 17, 18 जी आप लोग का क्लियर हो गया। अब आती है
अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले चीज़ें होती है, बात समझिएगा। थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से बातों को थोड़ा सा पिरो कर आप लोग को अनुच्छेद 19 में जो प्रावधान है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, याद कराने की कोशिश करता हूँ। वो चीज़ आप थोड़ा यहाँ समझिएगा। हम कहीं बात कर रहे हैं, कहीं खड़ा होकर हम बोल रहे हैं, अगर मेरी बात लोगों को अच्छा लगे तो वहाँ 5-7 लोग आकर एकत्रित होंगे। वही लोग अगर एकत्रित हो गए, 5-7 लोग एक जगह एकत्रित हो गए, तो फिर हम आगे अगर मेरा मन किया तो हम एक संघ बना लेंगे, क्योंकि हाँ भाई ये 5 लोग मेरे संघ के हैं। अगर मेरा संघ बन गया तो संघ बनने के बाद मुझे मन किया चलो भाई हम 5-7 लोग हैं, कहीं घूमने चलते हैं। घूमने गए, अगर घूमने कहीं गए तो हो सकता है मुझे कोई जगह पसंद आ जाए तो मैं वहीं रहने लगूं, और वहाँ अगर रहने लगूं तो अगर कहीं रह रहे हैं तो जीवन चलाने के लिए कुछ तो काम करना होगा। तो बस यही सारी चीज़ें अनुच्छेद 19 में है। अब मैं देखिए आपको एक एक करके बताता हूँ। 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) और 19(1)(h। आप लोग देख रहे होंगे ABCDE, यहाँ F कहाँ चला गया? आप लोग को लग रहा होगा कि F यहाँ से गायब है। तो अनुच्छेद 19(1)(f) के बारे में मैं कल आप लोग को बताया हूँ। इसमें क्या चीज़ है आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए 4 प्रश्न। अनुच्छेद 19(1)(f) में क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तथा वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? हम सबसे पहले क्या बोले थे कि हम बोलने लगे, तो यहाँ से समझिए बोलने की स्वतंत्रता। फिर जब मैं बोलने लगूंगा तो वहाँ कुछ लोग एकत्रित हो जाएंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा? सभा लग जाएगा। तो सभा बनाने की स्वतंत्रता। जब वहाँ सभा लग गया तो मैं चाहूँगा तो अपने लिए एक संघ बनाऊंगा। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बन गया तो कहीं घूमने के लिए गए तो आवागमन, तो कहीं आ जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता। कहीं आने जाने लगे तो उसी में से कोई जगह मुझे पसंद पड़ गया तो मैं वहाँ रुक जाऊंगा, निवास कर जाऊंगा। तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद ये आपको बताना है 19(1)(h), कहीं निवास कर गए तो जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। तो जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है और मैं क्लिनिक खोलकर बैठ जाऊं। बात आप लोग समझ रहे होंगे कि जीविकोपार्जन वैसे ही काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसके लिए जो पर्याप्त योग्यता है और योग्यता मैं धारण कर रहा हूं, तो मैं उस काम को कर सकता हूं। अनुच्छेद 19, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, मैं बोलने लगा तो वहाँ सभा लग गई तो वहाँ मैं संघ बना सकता हूँ। अगर मेरा संघ बन गया तो हम लोग कहीं घूमने के लिए चले गए, घूमने के लिए गए
अगर कोई जगह पसंद आया तो वहाँ निवास हम लोग करने लगे, और वहाँ निवास करने के बाद जीविकोपार्जन तो करना होगा, तब तो जीवन यापन चलेगा। तो अनुच्छेद 19, आशा करता हूँ कि आप लोग अनुच्छेद 19 भी समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। कहने का तात्पर्य थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि मान ले जाए कोई लोग चोरी किया, अभी आज के डेट में उसने चोरी किया, और अभी प्रावधान है कि चोरी करने के लिए मान लिया जाए 6 माह कैद की सजा। तो मैंने आज चोरी किया, या कोई भी लोग आज चोरी किया, और उसके खिलाफ आज मुकदमा दायर किया गया। आज मुकदमा दायर किया गया, मुकदमा चल ही रहा है। और इसी बीच संसद ने एक कानून ला दिया कि अब चोरी करने वालों के लिए 2 वर्ष की सजा होगी। तो मुझे 6 माह की ही सजा मिलेगी। अगर मेरा दोष सिद्ध भी हो जाता है तो मुझे 6 माह की ही सजा मिलेगी, क्योंकि मैंने जब अपराध किया था तो उस वक्त उस अपराध के लिए 6 माह की सजा का प्रावधान था। और दूसरी चीज कि एक ही अपराध के लिए एक बार मुझे दंडित किया जाएगा, दोबारा नहीं। एक अपराध के लिए मुझे एक ही बार दंडित किया जाएगा, दोबारा नहीं। इससे कहने का मतलब, मैंने किसी एक लोग का कलम चुरा लिया, मान लिया जाए कि मैंने किसी एक लोग का, हालांकि ये बहुत छोटी बात है, कोई लोग अगर चोरी करेगा भी तो कलम क्यों चोरी करेगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर मैं या कोई किसी एक लोग का एक कलम चुरा लिया, कलम चोरी होने के कारण जिसका कलम चोरी हुआ वो न्यायालय चला गया। तो न्यायालय गया तो कलम चोरी का दोष सिद्ध हुआ, तो मुझे दोषी पाया गया और मुझे 5 दिन ही समझिए कैद में रहना पड़ा। 5 दिन कैद में रहे, फिर मैं कैद से निकल कर आ गया। और वास्तव में उस लोग का पेन चोरी हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन दोष सिद्ध हो गया। फिर वही पेन उसका फिर चोरी हो जाता है, और फिर वही पेन चोरी होने का आरोप फिर वो मुझ पे लगाता है, और फिर मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करता है। तो एक उसका वही पेन चोरी होने के कारण मुझे एक बार सजा मिल चुकी है, तो अब उसी पेन को चोरी होने के कारण मुझे दोषी नहीं माना जाएगा, और मुझे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 20 तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अनुच्छेद 21 से लेकर अनुच्छेद जो भी 35 तक है, मैं प्रयास करूंगा कि कल आप लोग को ये चीज़ें दे दूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, फिर आप लोग को भी देखने में परेशानी होगी। उतना ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बताया जा रहा है, ताकि इतनी सारी चीज़ें एक दिन में क्लियर किया जा सके। ज़्यादा कंटेंट एक दिन में दे देने से फिर आप लोग को भी परेशानी पढ़ने में हो सकती है, वीडियो लंबा हो जाने पे देखने में लोगों को दिक्कत होती है। तो इसलिए फ़िलहाल आज इतना ही। अगला जो भी आगे बचा हुआ है, अगला वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।